जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारा कैफ 6 का पहला लेक्चर है और पहला लेक्चर अमूमी तौर पे ओरिएंटेशन पे होता है। ओरिएंटेशन में हम इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट में क्या कुछ पढ़ेंगे, इसकी नेचर क्या है, ख़ास तौर पे ये डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद अपनी प्लानिंग डिस्कस करते हैं कि हम पूरे सेशन में इस सब्जेक्ट को किस तरीके से लेके चलेंगे और कैसे आप इस क्लास से मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल कर सकते हैं। कुछ सजेशन वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे। जो सब्जेक्ट है हमारा वो है कैफ 6 मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है। अ, इस सब्जेक्ट में जो सबसे अहम चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है सबसे पहले वो ये है कि आईकैप की करंट पॉलिसी के मुताबिक कैफ 6 का पेपर अटेम्प्ट करने से पहले कैफ 3 का पेपर पास होना ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि क्लास में दो तरह के स्टूडेंट्स होने चाहिए या ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं वो दो तरह के होने चाहिए। नंबर वन, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कैफ 3 कॉस्ट का पेपर पास कर लिया हुआ है वो, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस अटेम्प्ट में पेपर दिया है और उन्हें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो पास हो जाएंगे। ये दो होने चाहिए। अगर क्लास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने कॉस्ट का पेपर ना तो पास किया है ना ही इस अटेम्प्ट में पेपर दिया है, वो इस क्लास में हरगिज ना बैठे। ठीक है, क्योंकि आईकैप के करंट पॉलिसी के मुताबिक वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकेगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसकी के सम टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक या दो पेपर रह गए हो तो वो केस टू केस, रेयर केस में आई कैप कुछ एक्सेप्शन उसको दे सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसे होता है। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसने कास्ट का पेपर ना ही पास किया है और ना ही इस अटेम्प्ट में वो पेपर दिया उसने, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है। सबने पास, कितने स्टूडेंट ने पास किया वैसे एनालाइज करने के लिए, और कितने स्टूडेंट्स ने अभी पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है? बट ठीक है, ठीक बेहतरीन। चले, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप पेपर दें। अच्छा, सबसे पहले इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। सीए क्वालिफाई किया 2008 में मैंने। उसके बाद से फुल टाइम एक साल तकरीबन फर्म में काम किया, फिर फुल टाइम टीचिंग में आ गया। अच्छा, टीचिंग में आपको पता है कि डिफरेंट टीचिंग कैरियर में सब्जेक्ट्स पढ़ाता रहा हूँ। एक्सपीरियंस दो तरह से रेलिवेंट होता है, एक तो टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस, एक होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। ये जो आपका एमएफए का पेपर आई कि आपने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था स्प्रिंग 22 में। स्प्रिंग 22 में इसकी पहली अटैम्प्ट थी। जो पहली अटैम्प्ट थी इसकी स्प्रिंग 22 वाली, वो मैंने नहीं पढ़ाई। ठीक है, उसमें मैं नहीं पढ़ा, कुछ मसरूफियत वगैरह कुछ दूसरी वजह से। फिर उसके बाद जितनी अटैम्प्ट्स हुई हैं, हर अटैम्प्ट में कंटिन्यूसली मैं ये पढ़ाता रहा हूँ, यानी ये गालिबन मेरी 5वीं या 6ठी अटैम्प्ट है, मतलब सेशन है मेरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑटम 22, स्प्रिंग 23, ऑटम 23, स्प्रिंग 24 और ऑटम 25, ये 6 सेशन है मेरा। ठीक है, ये तो हो गया इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन। अब जो ज्यादा अहम चीज है वो है सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। पहले सब्जेक्ट की नेचर समझिए, क्योंकि सब्जेक्ट की नेचर से आपको अंदाजा होता है इस सब्जेक्ट में आपने क्या पढ़ने जा रहे हैं और उसको सीखना कैसे है आपने। सब्जेक्ट है मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। अगर आप इसके टाइटल के ऊपर गौर करें तो आपको पता चलेगा उसने नाम में ही इसके दो हिस्से कर दिए हैं, मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। इसका मतलब क्या है? इसमें हमें कुछ मैनेजेरियल एनालिसिस सिखाएगा और कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस सिखाएगा। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन है, उस गिवन इंफॉर्मेशन से आपने किसी डिसीजन के ऊपर पहुंचना है। वो कहता है सिखाना क्या चाह रहा है, वो आपको इस सब्जेक्ट में ये सिखाएगा कि किसी भी बिजनेस डिसीजन में पहुंचने के लिए आपको फाइनेंशियल एनालिसिस भी करना पड़ेगा, आपको नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस यानी मैनेजेरियल एनालिसिस भी करना पड़ेगा। और सबसे अहम चीज जो इस सब्जेक्ट में आपको सिखा रहा है वो ये कि किसी भी डिसीजन को करने से पहले आपने सिर्फ फाइनेंशियल एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं करना, बल्कि नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट्स को भी कंसीडर करना है। ठीक है, इसको छोटी सी एक एग्जांपल छोटी सी इनफॉर्मल पर्सनल एग्जांपल से इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। फर्ज कीजिए कि आप घर में बड़े हैं और आपके ऊपर छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारियां भी है। फर्ज कीजिए सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं कि घर वालों ने आपसे मशवरा कर रहे हैं और आपसे कहा है कि जी छोटी बहन है, उनके लिए प्रपोजल आया है, जरा आप अपना मशवरा तो दीजिए कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन मेरा, क्या आप सिर्फ
जिस पर्सन का प्रपोजल आया है उसकी सिर्फ सैलरी या इनकम देखेंगे, सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे डिसीजन में। देखिए जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, जिम्मेदारी का काम है, क्या सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी? नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी शामिल। और यही चीज आईकैप आपको सिखा रहा है, कह रहे हैं पर्सनल लाइफ में भी ऐसे है और इवन कॉर्पोरेट लाइफ में भी, बिजनेस लाइफ में भी ऐसे है कि जो आपने डिसीजन करने हैं उसमें फाइनेंशियल एलिमेंट्स को भी कंसीडर करना है और नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट। डिसीजन कर बिजनेस डिसीजन करने से पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन कौन सी कंसीडर करनी है, एनालाइज करनी है, ये वो आपको फाइनेंशियल वाले पोर्शन में सिखाएगा इस सब्जेक्ट के। और कोई भी बिजनेस डिसीजन करने से पहले कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट्स या इंफॉर्मेशन कंसीडर करनी है, ये आपको मैनेजरियल वाले पोर्शन में सिखाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं बात, क्योंकि ये सबसे बड़ा लेसन है जो वो इस सब्जेक्ट में आपको सिखाना चाह रहा है। किसी जगह पे एम्प्लॉयमेंट के लिए गए, फर्स्ट ये दो ऑप्शन है आपके पास। पहली ऑप्शन ये है, पाकिस्तान में आपको 1.5 लाख क्वालिफिकेशन के बाद फर्ज कीजिए 1.5 लाख पर मंथ सैलरी पे आपको ऑफर होती है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको फॉरेन यूएई में, ऑस्ट्रेलिया में, फॉर एग्जांपल जर्मनी में 2 लाख रुपए पर मंथ की ऑफर होती है। क्या आप इस ऑफर को, फॉरेन कंट्री वाली ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे? कितने स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेंगे? 2-3 स्टूडेंट है सिर्फ। हालांकि फाइनेंशियली अगर देखें तो मोर ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर है। भाई क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि घर से दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत सी नॉन फाइनेंशियल चीजें सैक्रिफाइस करना पड़ती हैं। आपने उनको भी अपने डिसीजन में इनकॉर्पोरेट किया और उसके बाद कहा कि नहीं ये डिसीजन हमारे लिए सूटेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में जब कभी हम डिसीजन करते हैं, फाइनेंशियल मैटर भी रेलिवेंट है और उसके साथ साथ नॉन फाइनेंशियल मैटर भी। अच्छा डिसीजन वही होगा, सस्टेनेबल डिसीजन वही होगा जिसमें आप दोनों तरह के फैक्टर को कंसीडर करके डिसीजन करें। यही इस सब्जेक्ट में सिखा रहा है। यही वजह है कि आईकैप ने इस सब्जेक्ट को एक हाइब्रिड किस्म का सब्जेक्ट रखा है जिसमें फाइनेंशियल एलिमेंट भी, नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट भी। ठीक है, एक दो और रियल लाइफ एग्जांपल से इस कंसेप्ट को मजीद पक्का करते हैं हम। मैकडोनल्ड आपको पता है मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, बीफ बर्गर पूरी दुनिया में मशहूर, इंडिया में लॉन्च किया, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? हालांकि पूरी दुनिया में तो ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट थी उनकी। क्यों फेल हो गया? फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल थी लेकिन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स इग्नोर कर दिए। उन्होंने उस कंट्री के सोशल फैक्टर्स को एनालाइज नहीं किया कि इस कंट्री की सोसाइटी बीफ को नहीं खाती, इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, कुछ उनकी अपनी रिलीजियस फीलिंग्स की वजह से। तो क्या उस मल्टीनेशनल कंपनी को इससे हमें क्या लेसन मिला कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को जिस कंट्री में जाके बिजनेस करना है, ऑपरेट करना है, उस कंट्री के जो नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको भी सीखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। क्लियर? एक और एग्जांपल, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या होता है कि एक है नेचुरली ग्रोन, जैसे जंगलों में या फसलें होती हैं वो उसमें फूड जो है वो ग्रो किया जाता है। एक है लेबोरेटरी में फूड ग्रो किया जाता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। ठीक है, वो फूड में उसमें डीएनए या उनके जो सेल्स होते हैं उनको निकाल के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उनको ग्रो किया जाता है। मीट भी ग्रो होता है ऐसे, ठीक है, जिसे लैब ग्रोन मीट बोलते हैं। ठीक है, वो किसी जानवर का नहीं होगा लेकिन मीट होगा। ठीक है, इसी तरह सम टाइम बाज़ औक़ात आपको पता है हमारे यहाँ जो फसलें उनमें कीड़े लग जाते हैं, फसल खराब हो जाती है, तो उन फसलों को जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करते हैं, उनके डीएनए लेके, सेल लेके उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे वो मजीद स्ट्रांग हो जाते हैं, कीड़ों से या मौसमी हालात से लड़ने की कुव्वत पैदा हो जाती है। लेकिन दुनिया में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। कुछ लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को पसंद करते हैं, कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते। मैं अगर आपसे पूछूं, फर्ज कीजिए कि लैब ग्रोन मीट है, मुर्गी का नहीं है, मुर्गी जैसा है, सेल वही लिए थे मुर्गे, कितने स्टूडेंट उसको इस्तेमाल करना अपनी रूटीन में फूड का हिस्सा बनाना पसंद करेंगे? बताएं कितने? वो 2-3 है। और कुछ, और कितने कहेंगे नहीं सर हम नहीं इसको पसंद? ज्यादातर रही है पाकिस्तान में ऐसे। इसी तरह डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। यूएसए में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को प्रोसेस करने की, इस्तेमाल करने की इजाजत है, लेकिन यूके में इजाजत नहीं है। ठीक है, वो अपनी अपनी
कंट्री के डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हुआ क्या, यूएसए रियल केस है, यूएसए के एक्सपोर्टर ने, एक ट्रेडर था, उसने कहा जी हमारी कंट्री में तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, ज्यादा टेस्टी भी होता है, ठीक है, और ज्यादा इसमें बेहतर भी है, और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए भी अच्छा है, इसमें ज्यादा बीमारियां भी नहीं होती, और उसने एक्सपोर्ट कर दिया यूके, बगैर ये जानने के वहां के लोगों का ट्रेंड क्या है, पसंद क्या है, या लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। इस एक गलत डिसीजन की वजह से कंपनी बैंकरप्ट होने के करीब पहुंच गई। क्यों भला? हालांकि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट थे, क्योंकि यूके में बैन था ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स है इसको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने शिपमेंट को अनलोड भी नहीं होने दिया, उन्होंने कहा वापस ले जाओ। और आपको पता है जो फूड आइटम्स होती हैं ना, ये पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, ये ज्यादा अरसा गुजर जाए खराब हो जाती हैं, वो दोबारा वापस जाते जाते खराब। तो इसीलिए इन 2-3 एग्जाम्पल से हम किस एक सिंगल नतीजे पे, जो सबसे अहम है पूरे सब्जेक्ट में, सबसे अहम किस नतीजे पे पहुंचते हैं कि डिसीजन करते हुए सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं करना, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी एनालाइज करना है। और ये जो सब्जेक्ट है मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, इसमें जो लफ्ज फाइनेंशियल है, ये वाला पोर्शन है लगभग 50% के करीब, ये आपको क्या सिखाएगा, ये आपको फाइनेंशियल टेक्निक सिखाएगा कि आपने कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई प्रोजेक्ट लगाना है, कैसे आपने इसको एनालाइज करना है, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ मैनेजेरियल पोर्शन भी है लगभग 50% का। ये क्या सिखाएगा कि आपने बिजनेस को चलाने में, प्रोजेक्ट्स रन करने में नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स कौन कौन से कंसीडर करने हैं, मार्केट का एनालिसिस कैसे करना है, दो प्रोडक्ट्स दोनों प्रॉफिटेबल है, ये कैसे डिसाइड करना है कि किसके ऊपर ज्यादा एफर्ट की जाए, ठीक है, किसके यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस किए, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम स्टडी करें। तो मैनेजेरियल और फाइनेंशियल दो पोर्शन आपके सब्जेक्ट के क्लियर। अच्छा चलिए, एक ऑप्शन होती है कि फाइनेंशियल का पोर्शन अलग और मैनेजेरियल का पोर्शन अलग अलग टीचर पढ़ाएं। हमारे प्रोफेशन में ये भी होता है और बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारी क्लास में आपका मैनेजेरियल का पोर्शन और फाइनेंशियल का पोर्शन ये दोनों मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि मुझे पता हो कि अगर कोई स्टूडेंट की इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है, वो कैसे, उसमें क्या अच्छी चीज़ है, और अगर किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बुरी है तो वो किस वजह से बुरी है, ठीक है, ताकि क्रेडिट आपके फेलियर का भी वो मैं ही क्रेडिट लूँ, मैं ही जिम्मेदार ठहरूं उसका, और अगर आप पास होते हैं उसका क्रेडिट भी मुझे मिले, ठीक है, वरना दो लोग होते हैं थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ऐसा ही है। तो दोनों पोर्शन आपके मैं पढ़ा, 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है जी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों पोर्शन पढ़ाने का, वो कहता है, यानी आई कैप ने आपको इस एक पेपर में दोनों मैनेजरियल फाइनेंशियल दोनों क्यों कहता है, टू एनेबल यू टू कंसीडर फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल फैक्टर इन बिजनेस डिसीजन। और यहीं से फर्क आता है सीएफओ और सीईओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सिर्फ फाइनेंस का एक्सपर्ट होता है, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो फाइनेंस के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी एक्सपर्ट होता है। सीएफओ डिसीजन मेकिंग करेगा, वो सिर्फ कॉस्ट, प्रॉफिट, रेवेन्यू ये देख रहा होता है, सीईओ पूरा एनालिसिस कर रहा होता है। अच्छा जरा मुझे बताइए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में किसकी पोजीशन हायर है, सीएफओ या सीईओ की? सीईओ की, ठीक है। और एक क्लासिक एग्जांपल आपने भी शायद सुनी होगी, दोनों के रोल को जो क्लियरली डिफरेंशिएट करती है कि सीएफओ और सीईओ के दरमियान में डिबेट हो रही थी कि एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग की जाए कि ना की जाए, और सीएफओ ने कहा कि सर क्या हो अगर हम एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करें, सीएफओ की सोच बता रहा है, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करें हम, ट्रेनिंग कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, और एम्प्लॉयज हमें छोड़ के चले जाए। ये सीएफओ सोच, कैसा ना मैं खर्चा करूं और एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाए, वो तो जाया हो जाएगा, ठीक है। ये बात सुन के पहली थॉट जहन में आती है, ठीक है फिर ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन सीईओ ने क्या जवाब दिया, उसने कहा सोचो क्या हो अगर हम एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग ना करें और वो हमारे साथ ही रहें, ठीक है, सोच देखें,
सीईओ ने क्या सोचा कि भाई ट्रेनिंग करेंगे, छोड़ के जाने का रिस्क है, लेकिन ट्रेनिंग करेंगे, कुछ हमारे साथ स्टे भी तो करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी वेजेस कॉस्ट जो है वो कम होगी। ठीक है, इससे बड़ा अहम कंसेप्ट हमारे सामने आया, फाइनेंशियल पोर्शन में बजटिंग का टॉपिक आएगा, उसमें ये सीखेंगे क्या, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करें, इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी वेजेस कॉस्ट ओवरऑल कम होगी। यानी एक तरफ ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ रही होगी, दूसरी तरफ टोटल लेबर कॉस्ट कम हो रही होगी। ठीक है, तो बताइए किसकी सोच ठीक है आपके ख्याल में, सीएफओ की या सीईओ की? सीईओ की सोच। ठीक है कि ठीक है, हमें कॉस्ट लगानी पड़ेगी, लेकिन साथ में हो सकता है इसका अल्टीमेट बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा हो। ठीक है, तो दोनों पोर्शन हम सीखेंगे। इसका मतलब ये क्या, मतलब आई कैप आपको सीएफओ नहीं बनाना चाह रहा। सीएफओ बनाना चाह रहा होता तो सिर्फ फाइनेंशियल स्किल सिखाता। सीएफओ के साथ साथ आई कैप आपको किस पोजीशन के लिए तैयार कर रहा है, सीईओ। और सीएफओ और सीईओ की पोजीशन में फर्क किस चीज का आएगा, किस स्किल का आएगा, मैनेजरियल स्किल्स का। क्लियर से? चलिए, ये तो थोड़ा सब्जेक्ट की नेचर के हवाले से, इंट्रोडक्शन के हवाले से लगभग 50% वेटेज होगी मैनेजेरियल की, 50% वेटेज होगी फाइनेंस के। फाइनेंस में जैसा कि कुछ कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे इसमें, मैनेजेरियल थ्योरेटिकल बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, बल्कि केस स्टडी बेस्ड इसमें सिचुएशन आएगी। आपको डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस दी जाएंगी और पूछा जाएगा बताइए इस सिचुएशन में आपने क्या करना है। बाकी जाहिर है जैसे सब्जेक्ट आगे चलेगा तो वन बाय वन हर टॉपिक के बारे में मैं आपको गाइड करता रहूंगा। अब हम ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे दिया, अब मैं पेपर स्ट्रक्चर आपको बताना चाहता हूं। पहले दिन आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने जो पेपर अटेम्प्ट करना है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ताकि जितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं हम उसको सामने रखते हुए तैयारी करें। आपका जो पेपर होगा कैफ 6 MFA का, वो दो बड़े सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, एक सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी। आप यूं कह सकते, आई कैप ने इनका नाम नहीं रखा हुआ, लेकिन हम रफली इनका नाम रख सकते हैं कि सेक्शन बी जो होगा वो होगा फाइनेंशियल पोर्शन, और सेक्शन ए जो होगा वो होगा मैनेजेरियल पोर्शन। लगभग 50 एग्जैक्ट 50 मार्क्स का नहीं, लगभग 50 मार्क्स का सेक्शन बी और लगभग 50 मार्क्स का ही अप्रोक्सीमेटली सेक्शन ए होगा। लेकिन ये हो सकता है ये 52 हो वो 48 हो, या वाइस वर्सा, ये हो सकता है, लेकिन रफली वेटेज 50-50% होगी। जो सेक्शन ए है इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके, एक होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और दूसरा होगा थ्योरेटिकल यानी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। कभी कभार किस्मत आपकी अच्छी हुई ना तो वो कोई रट्टे वाला रिप्रोडक्शन क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन अगर पूछा भी तो कम मार्क्स के साथ पूछेगा, ज्यादातर क्या पूछेगा, केस स्टडीज। इसका मतलब है इस पेपर में हमें केस स्टडीज की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, साथ में कैलकुलेशन की भी करनी है। अच्छा, जो एमसीक्यूज होंगे वो 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, अमूमी तौर पे एक नंबर का एक एमसीक्यूज, ठीक है, लेकिन कुछ एमसीक्यू हो सकते हैं मुश्किल है तो वो 1.5 या 2 मार्क्स के साथ भी देते। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे पेपर में, फिर उसके बाद 35 से 40 मार्क्स का मैनेजेरियल पोर्शन होगा जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। अब ये टॉपिक्स में सिर्फ नाम आपके सामने ले रहा हूँ, समझा नहीं रहा आपको कि इसमें क्या क्या सीख रहे होंगे। जो मैनेजेरियल वाला पोर्शन होगा जिसमें केस स्टडी पूछता है, इसमें जो टॉपिक्स हमने सीखने हैं वो है पेस्टल एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस बोले जरा कंफर्टेबल हो जाए टर्म के साथ, पेस्टल एनालिसिस, पेस्टल, फिर एक्सटर्नल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, फिर इंटरनल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, और फिर एथिक्स इन बिजनेस। जाहिर है कोई भी बिजनेस करें एथिक्स साथ में होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी, अब फर्ज कीजिए मैं आया और क्लास में मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में झूठ बोल दिया, भाई आपने कौन सा 10-15 साल पहले का जाके डाटा चेक करना है, ठीक है, मैंने कह दिया जी मुझे हो गया, फर्ज कीजिए है वो नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ, अब 25 साल हो गए हैं,
ठीक है, क्या मैंने एथिकली एक्ट किया? नहीं, ये मेरा एक्ट अनएथिकल है, झूठ बोला मैंने। तो मुझे ये बताइए कि क्या बिजनेस में अगर झूठ बोलने से प्रॉफिट होता हो, प्रॉफिट बढ़ता हो, तो क्या झूठ बोल देना चाहिए? नहीं, एथिक्स वाला चैप्टर सिखाएगा नहीं। इसलिए कि याद रखें, झूठ बोलने से प्रॉफिट सच में बढ़ता है, झूठ बोलने से कॉस्ट समटाइम सच में कम हो जाती है, रेवेन्यू बढ़ जाता है, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि ये बेनिफिट शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म में आपका ये अनएथिकल एक्ट डिस्क्लोज हो ही जाता है। ठीक है, तो जब डिस्क्लोज होता है तो जो नुकसान होता है वो उस फायदे से कहीं ज्यादा होता है जो पहले 1-2 साल में आपने अनएथिकल प्रैक्टिस से हासिल किया होता है। इसीलिए कहता है अगर शॉर्ट टर्म अप्रोच है आपकी, अनएथिकल एक्टिविटीज करें, लेकिन ये शॉर्ट टर्म चलेगा, उसके बाद बिजनेस बंद। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है किसी भी बिजनेस में, तो हमेशा एथिकल रहना गुड प्रैक्टिस है, फाइनेंशियली भी अच्छी बात तो है ही, लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में फायदा नहीं देती एथिक्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा देगी। ठीक है, पर्सनल। अच्छा, अब छोटा सा मैं इन 3 बड़े बड़े जो हमारे सेगमेंट है इस पोर्शन के, इनमें फर्क आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, ये है हमारी कंपनी, फर्ज कीजिए पाकिस्तान का टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइड पे जाके देखें तो जितनी भी कंपनीज हैं वहां पे सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्री वाइज क्लासिफिकेशन है, और हर इंडस्ट्री या सेक्टर के अंदर डिफरेंट कंपनीज होती है। जैसे पाकिस्तान में बड़े बड़े सेक्टर कौन से हैं जरा बताइए? टेक्सटाइल सेक्टर, उसमें किसी कंपनी का नाम बता दें, कोई कंपनी? निशात, बिल्कुल ठीक है, टेक्सटाइल। और कौन सा सेक्टर है? स्टील का, शाबाश, ठीक है, एग्रीकल्चर और टेलीकॉम सेक्टर, एयरलाइंस, ठीक है, ये सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं। मुझे बताइए क्या हर सेक्टर में बिजनेस करने का तरीकाकार एक जैसा है? नहीं, ऐसा नहीं। हर सेक्टर में और डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं बिजनेस करने के, डिफरेंट नॉर्म्स हैं। तो इसीलिए मैनेजेरियल पोर्शन में आप ये सीखेंगे कि आपने अगर कोई भी बिजनेस करना है ना, अपनी कंपनी बनानी है, ये आपकी एक कंपनी है, ठीक है, तो उसके साथ आपको जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसमें आप अकेले नहीं होंगे, बल्कि आपकी कंपनी के साथ और भी बहुत सी कंपनीज होगी। ये इंडस्ट्री है, ये कंपनी है, ये इंडस्ट्री है। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो सिर्फ कंपनी को इफेक्ट करते हैं, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो फैक्टर सिर्फ कंपनी को इफेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल, जैसे एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करना या ना करना, ये एक डिसीजन है, ये इंटरनल फैक्टर। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की मजीद मार्केटिंग करनी चाहिए नहीं, प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आनी चाहिए नहीं, फीचर चेंज करने चाहिए कि नहीं, वगैरह वगैरह, रीब्रांडिंग करनी चाहिए कि नहीं, ये सारे इंटरनल डिसीजन है। तो कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो इंटरनल टू द कंपनी। बताइए क्या मैनेजेरियल के पोर्शन में, सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में आपको ये इंटरनल फैक्टर पढ़ने चाहिए जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं? लेकिन याद रखें ये वो फैक्टर हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, पूरी इंडस्ट्री को नहीं करेंगे या दूसरी कंपनीज को नहीं करेंगे, ऐसा ही है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो किसी एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी कंपनीज होती हैं उन सब को इफेक्ट करते हैं, ऐसे उन्हें कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, जैसे वो आपको याद होगा वो कुछ साल पहले वो एपीएस अटैक, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो अटैक हुआ, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जितने भी एजुकेशन सेक्टर में जितने भी स्कूल कॉलेजेस थे उनके बारे में गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इशू कर दी, एसओपीस, कि भैया सिक्योरिटी मेजर्स लीजिए। अब ये फैक्टर किसी एक कंपनी को इफेक्ट नहीं किया, पूरे इंडस्ट्री को इफेक्ट किया, इसे हम इंटरनल फैक्टर कहेंगे कि एक्सटर्नल? तो बताइए अगर हमने किसी जगह काम करना है सिर्फ इंटरनल फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए कि एक्सटर्नल को भी? दोनों को। तो यहाँ पे इस वाले हिस्से में इंटरनल एनालिसिस करेंगे। इंटरनल एनालिसिस से मुराद कंपनी के अंदर का एनालिसिस, इसमें हम अपनी कंपनी के अंदर देखेंगे क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। और एक्सटर्नल एनालिसिस में क्या देखेंगे?
कंपनी से बाहर इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, इंडस्ट्री के अंदर क्या प्लस है क्या माइनस है। हो सकता है गवर्नमेंट टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे दे, कि बाकी सबके लिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टेक्सटाइल सेक्टर को 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, ताकि इनके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो और ये ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। अब ये इंटरनल फैक्टर है कि एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहा है, ये भी हम स्टडी करेंगे इसी सब्जेक्ट में। अच्छा, ये कि एक्सटर्नल इंडस्ट्री वाइज, एक होता है कंट्री वाइड फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जो किसी एक कंपनी नहीं, एक इंडस्ट्री नहीं, पूरी की पूरी कंट्री को इफेक्ट करते हैं, ये ब्रॉड फैक्टर्स कहलाते हैं। ब्रॉड फैक्टर जैसे पाकिस्तान में करंटली जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्या इसकी वजह से किसी एक सेक्टर का इन्वेस्टर डरा हुआ होगा, अनसर्टन होगा, या तकरीबन हर सेक्टर में तकरीबन यही हाल होगा, हर सेक्टर में यही हाल होगा। ठीक है, तो हम क्या अपने मैनेजेरियल एनालिसिस में, मैनेजेरियल डिसीजन में हमें सिर्फ इंटरनल डिसीजन अपनी कंपनी के इंटरनल फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए, सिर्फ एक्सटर्नल को करना चाहिए, कि पूरी इकोनॉमी के फैक्टर्स को, पूरी इकोनॉमी के फैक्टर्स को एनालाइज करना, ये पेस्टल एनालिसिस कहलाता है। इसमें पी से मुराद पॉलिटिकल फैक्टर्स का एनालिसिस करना, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, लीगल फैक्टर्स, इन सब का, ये सारे फैक्टर बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो किसी भी एक बिजनेस को मैक्सिमम जितने फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जो हमें कंसीडर करने चाहिए बिजनेस डिसीजन करने से पहले, उन्हें 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। विद इन द कंपनी इंटरनल फैक्टर्स, आउटसाइड कंपनी लेकिन विद इन द इंडस्ट्री एक्सटर्नल फैक्टर्स, और फिर ओवरऑल इकोनॉमी या ओवरऑल कंट्री लेवल पे वो कौन सा है, पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस को मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो वो जो पूरे कंट्री को अफेक्ट करते हैं। तो कुछ थ्योरीज हम इसमें पढ़ेंगे, कुछ थ्योरीज इसमें पढ़ेंगे, कुछ थ्योरी इसमें पढ़ेंगे, हर एक अपना अपना स्कोप है भाई। ये बात समझ आ गई। फिर आगे चलते हैं, पोर्शन हमारा नेक्स्ट होगा न्यूमेरिकल पोर्शन, फाइनेंस का पोर्शन, जिसमें हमने डिफरेंट डिसीजन करने होंगे। याद रखें फाइनेंस क्या है, आसान तरीन अल्फाज में अगर फाइनेंस को एक्सप्लेन किया जाए ना, आसान तरीन, बेस्ट डेफिनेशन नहीं है लेकिन इजीएस्ट डेफिनेशन जो आपको फाइनेंस का सारा चक्कर समझा देगी इंशाल्लाह। वो क्या है कि फाइनेंस में हम क्या सीखेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, यहाँ पे उसने इसको फाइनेंशियल एनालिसिस नाम दिया है। जब आप सीफेप लेवल पे जाएंगे तो इस सब्जेक्ट को उसने नाम दिया बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन। ठीक है, और जब आप फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं तो फॉरेन कंट्रीज में जो डिफरेंट ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इसे बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट या ये सारे एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। सिखाया क्या जाए, सिर्फ 2 चीजें, पूरी की पूरी फाइनेंस सिर्फ 2 चीजों के गिर्द घूमती है। पहली चीज, पैसा कहां से इकट्ठा किया जाए, पैसा कहां से इकट्ठा किया जाए, और दूसरी चीज पैसा कहां पे इन्वेस्ट किया जाए। ज्यादातर जो डिसीजन है वो इनके गिर्द होते हैं। ठीक है, बाकी और भी छोटे टॉपिक्स आएंगे। मैंने ये नहीं बोला बेस्ट डेफिनेशन है, क्या इजीएस्ट। ठीक है, जो सारे एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करती लेकिन आपको नेचर समझा देगी क्या है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब मैंने पैसा इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा करना है तो मेरी कोशिश, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं ना, आप किसी से लोन भी ले सकते हैं, आप शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज कीजिए अभी स्टार्ट है तो सिर्फ 2 एग्जांपल लेके चलते हैं। तो मुझे कैसे फैसला करना चाहिए कि मुझे लोन लेके ये प्रोजेक्ट चलाना है या कि शेयर इशू करके, कैसे? जो सोर्स ऑफ फाइनेंस मुझे सस्ता पड़ेगा, मुझे वो सोर्स ऑफ फाइनेंस से कैपिटल, पैसे इकट्ठे करने चाहिए, फंडिंग इकट्ठी करनी चाहिए। बताइए सही कह रहे हैं कि नहीं? ये फाइनेंशियल एनालिसिस है। और इन्वेस्ट करना है, लगाना कहां पे, ये फैसला कैसे करना चाहिए, ज्यादा प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो ये हमारे 2 प्रोबेबली जो 3 सबसे बड़े टॉपिक है ना फाइनेंस में, उसमें 2 सबसे बड़े टॉपिक ये कवर हो गए। जो ये है कि जी पैसा कहां से इकट्ठा करना है,
वो सोर्स है जिसका जो जो सबसे सस्ता हो, चीपेस्ट हो। ये टॉपिक पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप ये सीखेंगे कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल या फाइनेंसिंग क्या हैं और आपको किस सोर्स से फाइनेंस इकट्ठा करना चाहिए और फिर इन्वेस्ट कहाँ करना है, पैसा लगाना कहाँ है, ये आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में स्टडी करेंगे। ठीक है, बाकी और भी मिलते जुलते हैं लेकिन वो फिर हम आगे स्टडी करें। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक टॉपिक। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप क्या सीखेंगे, पैसा कहां से इकट्ठा करना है, प्रोजेक्ट लगाना है उसके लिए पैसा कहां से इकट्ठा करें। सिंपल क्वेश्चन, एक बैंक आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फाइनेंस दे रहा है, दूसरा 12% पे, किधर जाएंगे, 12%। इजी डिसीजन। लेकिन इसी को आगे एडवांस लेवल पे सीखेंगे। ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भाई, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को प्रोजेक्ट अप्रेजल भी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहां पे करनी चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। भाई जिसका प्रॉफिटेबिलिटी रेट सबसे ज्यादा होगा तो इसमें वो आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिटेल देगा और आपने कैलकुलेशन करके बताना होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा सूटेबल है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें या नहीं करना चाहिए। फिर है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। बिजनेस के अंदर डिफरेंट रिस्क होते हैं, हमारे हर डिसीजन के साथ रिस्क होते हैं। इस वक्त प्रोबेबली आपने जो अपनी जिंदगी का एक बड़ा डिसीजन किया हुआ है वो क्या है, सीए करने का, इसके साथ भी रिस्क अटैच है, ऐसा ही है। तो मुझे बताइए क्या बेहतर है, रिस्क लिया ही ना जाए या कि रिस्क लिया जाए लेकिन उसको मिनिमाइज किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। अब मैं भाईजान को, भाईजान रिस्क है सीए में फेल हो जाएंगे, इस रिस्क को खत्म करना चाहते हैं, सीए छोड़ दो, फेल ही नहीं हो गए, सीए छोड़ दो। भाई ये तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। सही रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि आपने रिस्क को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो अभी ये जो रिस्क है आप शायद इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन फाइनेंस में आपको रिस्क कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा, इसको मिनिमाइज करना सिखाया जाएगा। हर बिजनेस को बहुत से रिस्क फेस करना पड़ते हैं, बहुत से रिस्क फेस करना पड़ते हैं, कुछ क्वांटिफाई होते हैं कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको वो रिस्क भी सिखाए जाएंगे जो क्वांटिफाई होते हैं, वो भी जो क्वांटिफाई नहीं होते। लेकिन कैलकुलेशन जो होगी ना, दो चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट के, एक थ्योरेटिकल वाला है और एक न्यूमेरिकल वाला है। ठीक है, जैसे बिजनेस के बारे में किसी ने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे नेगेटिव न्यूज अपलोड कर दी कि भैया ये बर्गर लिया था हमने, इसमें से कीड़ा निकल आया। अब ये वीडियो, अब इसका क्या इफेक्ट होगा, बिजनेस की रेपुटेशन गई, गुडविल डाउन, सेल डाउन, ये रेपुटेशन रिस्क है। इसको क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनको क्वांटिफाई कर सकते हैं, वो 3 तरह के रिस्क है, ये न्यूमेरिकल टॉपिक होगा। कमोडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, करेंसी रिस्क। कमोडिटी रिस्क क्या है, ऐसी कंपनीज जो सेल और परचेज ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी मींस प्रोडक्ट, कोई भी चीज, सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटी में इन्वॉल्व है, उन्हें क्या रिस्क फेस करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। क्या सेल कर रहे हैं तो रिस्क है चीज की सेल प्राइस कम हो जाएगी, परचेज कर रहे हैं तो रिस्क है क्या, परचेज प्राइस बढ़ जाएगी। इसको कैसे मैनेज करना है, इसको कैसे मैनेज, कैसे ये मुमकिन है कि जो चिकन है उसका रेट चाहे 300 रुपीज पर केजी हो या 700 रुपीज पर केजी हो, KFC के बर्गर की प्राइस, डील की प्राइस सेम रहती है, कभी नोट किया आपने, वो क्यों नहीं कहा, नहीं नहीं वो नहीं, ठंडी मुर्गी वाला केस नहीं है ये KFC है, ये JFC की बात नहीं हो रही है। कैसे भाई, कुछ ना कुछ तो टेक्निक लगा रहे होंगे, वो आप रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। भाई इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, खुद बताएं क्या समझ आ रही है इंटरेस्ट रेट रिस्क से, कि ऐसी कंपनी जिसने बैंक से लोन लिया, क्या रिस्क है, रेट बढ़ गया महीने 2 महीने में, आपको पता है हर 2 महीने के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी रेट अनाउंस करता है, कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होता है कभी कम हो रहा होता है, तो रिस्क है ना, हो सकता है बढ़ा दे। और अगर डिपॉजिट किए हुए हैं पैसे, हो सकता है उस सूरत में रिस्क क्या होगा, कम हो जाए। इस रिस्क को कैसे हमने मैनेज करना है कि खुद को हालात के धारे पे छोड़ दे, भाई जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा, नहीं नहीं फिर वो नहीं देखा जाता।
है करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क। ऐसी कंपनीज, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है, फॉरेन करेंसी में डील करती हैं। बताइए ऐसी कंपनी जो फॉरेन करेंसी में डील करती हैं, इनमें क्या रिस्क होगा? एक्सचेंज रेट कम ज्यादा हो जाए। अब इसको कैसे मैनेज करना है ये सीखेंगे। ये है हमारा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन याद रखिए एक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है, एक नॉन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट भी है। वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये न्यूमेरिकल है। भाई ये समझ आ गया? इसमें क्या सीखेंगे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में। फिर इसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, इन भाईजान की बैलेंस शीट में 1000 रुपया पड़ा है, इन भाई कैश 1000 रुपया है, इन भाईजान की बैलेंस शीट में कैश 10 लाख है, 10 लाख है, किसकी पोजीशन बेहतर है? 10 लाख। कितने स्टूडेंट का ख्याल है 10,000 वाले की? कितनों का ख्याल है 10 लाख वाले की? ज्यादा है 10 लाख वाले की है। अगर आप अकाउंटेंट है ना तो आप कहेंगे 10 लाख वाले की पोजीशन ये बेहतर है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल मैनेजर है ना, आप कहेंगे सर ये 10 लाख वाला बेवकूफ है। क्यों? कैश 10 साल तक अपने पास रखें, वो 10 साल बाद भी 10 लाख ही रहेगा। बेहतर वो नहीं है जिसके पास ज्यादा कैश है, बेहतर वो है कि जिसके पास जितना भी पैसा है कैश है उसने उसको किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगी। ठीक है, तो ये कहलाता है वर्किंग कैपिटल। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि कैश बिल्कुल ही ना होना चाहिए। ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिए और खाने पीने के लिए लोगों से उधार मांग रहे हैं, भाई ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो वर्किंग कैपिटल की एक एप्रोप्रिएट अमाउंट होनी चाहिए। बताइए क्या वर्किंग कैपिटल की एक एप्रोप्रिएट अमाउंट होनी चाहिए, या वर्किंग कैपिटल टू लो हो या वर्किंग कैपिटल टू हाई हो? यही कैलकुलेट करना कि हमारे बिजनेस के लिहाज से एप्रोप्रिएट अमाउंट क्या है, ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। अगर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपका टू लो है फिर भी आप बिजनेस नहीं चला सकेंगे। इन्वेंट्री के लिए बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, पैसे नहीं है आपके पास। और अगर वर्किंग कैपिटल टू हाई है वो भी नुकसान की बात है। बहुत ज्यादा डेटर्स को आपने क्रेडिट सेल कर रखी है, बैड डेट हो रहे हैं। बहुत ज्यादा इन्वेंट्री परचेज करके रखी हुई है, ऑब्सोलीट हो रही है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम क्या सीखेंगे कि एप्रोप्रिएट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है और अपने बिजनेस को उस वर्किंग कैपिटल उस अमाउंट तक कैसे लेके आना। ये होगा हमारा वर्किंग कैपिटल का। और बजट आपके पूरे सिलेबस में सबसे अच्छा, बहुत सोच समझ के अल्फाज बोल रहा हूं, सबसे आसान लेकिन सबसे लेंथी टॉपिक बजट का है। आसान क्यों है? इसमें जो कैलकुलेशन यूज होंगी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, नोट कर लीजिए। टॉपिक आएगा जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद इस स्टेटमेंट को चेक कर लीजिएगा मेरे। ये सारी 4 कैलकुलेशन हर स्टूडेंट को आती है, लेकिन वो इतना को एक्सटेंसिव वे में प्रैक्टिस करवाएगा कि आप उसको पिक नहीं कर पाएंगे कि अब पहले मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, डिवीजन करें, डिडक्शन करनी है, ऐड करना है, क्या करना है। कैलकुलेशन ज्यादा है, कंसेप्ट सिंपल है। 4 के अलावा टेक्निक और मैथमेटिकल टेक्निक इसमें और कोई यूज नहीं होनी। पावर की होती है कि पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, ये 5वीं टेक्निक ऐड कर लें बस ये। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशंस की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि वो आपके लिए मैनेज करना सम टाइम मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेंथी है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे बजट में क्या करते हैं हम? बजट में ये करते हैं हम कि आज इस साल का हमारा इनकम या एक्सपेंस ये है, अगले साल का इनकम या एक्सपेंस क्या होगा, पहले से तैयारी करके बैठे रहना, इसे कहते हैं बजट। ठीक है, अक्लमंद आदमी हुआ ना जो आने वाले वक्त की पहले से तैयारी करके बैठे। तो बजटिंग में आपको सिखाया जाएगा कि आने वाले साल की पहले से तैयारी कैसे करनी है। छोटी सी कैलकुलेशन आपसे पूछता हूं ताकि देख लूं बजटिंग सीखने के इस वक्त काबिल है कि नहीं। इस साल हमने जो साल गुजर गया है 1000 यूनिट बेचे, 1 यूनिट की प्राइस ₹10 है, टोटल रेवेन्यू है 10,000, ऐसा ही है। ओके, नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू कैलकुलेट करें,
अगर ग्रोथ इन सेल हो 20% और इंक्रीज इन प्राइस हो 30%। ग्रोथ इन सेल 20, कैलकुलेटर लेके कैलकुलेटर करे सर, आप भी देखता हूं बजटिंग करने के काबिल हैं कि नहीं। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये इस साल का रेवेन्यू था। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, अगले साल ग्रोथ रेट इन यूनिट सोल्ड 20% है, 20%। और जो सेल प्राइस में इंक्रीज है वो 30% है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इस साल, अब इसमें भी चेंज आ रहा है, इसमें भी चेंज आ रहा है। कैसे करना है? इसको करेंगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, शाबाश। और इसको क्या करेंगे? 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.3। जिसने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, उसने गलत किया। हालांकि मैथमेटिकली आंसर ठीक आएगा। समझ, ये कैलकुलेशन समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये 10,000 थे, 20% इंक्रीज हुआ, अगले साल में 12,000 यूनिट सेल होंगे। ये 10 रुपीज थे, 30% प्राइस इंक्रीज होगी, 13 बन जाएगी। ऐड करेंगे यही आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर? क्या आंसर आया? 1,56,000। लेकिन आपने इनको साथ मिलाना। ये ग्रोथ रेट है ना, ये यूनिट्स में है, ये अभी कैलकुलेशन से। मैथमेटिकली आप कहेंगे सर क्या फर्क पड़ता है, 10,000 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर ले, फिर 1.2 से, फिर 1.3 से। मैथमेटिकली फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्चुअली फर्क पड़ता है। क्योंकि पहले ये यूनिट्स इंक्रीज कैलकुलेट हो रहे हैं, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है। और असल क्वेश्चन ये नहीं है, असल क्वेश्चन ये है अगर ये ट्रेंड इसी तरीके से फॉलो करें तो 3 साल के बाद क्या रेवेन्यू होगा। यानी हर साल सेल 20% से इंक्रीज होती रहे, हर साल प्राइस 30% से इंक्रीज होती रहे, 3 साल बाद ये कैलकुलेट, ये है असल बजटिंग। हो गए ना परेशान? ये हो गया। क्या हल है इसका? कुछ भी नहीं, बस वो पावर 1 है। एक साल के बाद कैलकुलेशन करनी है तो पावर 1, 2 साल के बाद करनी है पावर 2, 3 साल के बाद करनी है पावर 3 कर दे। इसकी पावर 1 कर दे, 1 साल के बाद का सेल्स आ जाएगी। पावर 2 कर दे, इसकी 1.2 साल के बाद पावर 3 कर दे, 3 साल के बाद। सिंपल। सिमिलरली ये समझ रहे कैलकुलेशन का तरीकाकार क्या है। कोई पूछे क्या किया, आप कहें सर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही तो है और तो कुछ नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन उसने उसको अप्लाई प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसे किया कि आपके लिए कैलकुलेशन लेंथी। अब मुझे खुद बताइए, क्या ये कैलकुलेशन अगर मैं इसको पावर 3 के साथ करता हूं, ये कैलकुलेशन 3 लेंथी हुई या कॉम्प्लेक्स हुई? कितने स्टूडेंट का ख्याल है सर ये है लेंथी तो है लेकिन इजी है? कितने स्टूडेंट का ख्याल है लेंथी है? हाँ। कितने स्टूडेंट का ख्याल है नहीं सर बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है? तो ठीक है, अगर आप लेंथी को समझते हैं कि मुश्किल भी होना है तो फिर कॉम्प्लेक्स भी है। मेरे जाती ख्याल में ये इजी का लेंथी जरूर है, मुश्किल नहीं है। क्योंकि एट द एंड आप सिर्फ क्या स्किल यूज कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर। ये 5 चीजें जिसको आती है ना वो इस्तेमाल करना सिखाएगा। बजटिंग उसके आगे आसान है, जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन वो इसको डिफरेंट सिचुएशंस में आपको अप्लाई करवाएगा। उसमें थोड़ा जब बहुत, अभी तो एक सिंगल कैलकुलेशन है ना, आपने आसानी से कर ली। जब इस तरह की 10 कैलकुलेशन होगी ना एक ही क्वेश्चन के अंदर, फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन याद रखें बजटिंग अमूमी तौर पे स्टूडेंट समझते हैं बहुत मुश्किल टॉपिक है। मुश्किल नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल लेंथी जरूर है, मुश्किल नहीं। क्लियर? तो ये था हमारे सब्जेक्ट का में जितने भी जो पोर्शन है, सेक्शन है, वो मैंने बता दिए। किस सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो बता दिए, और हर एक के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता दिया, ठीक है। अब सिर्फ आपको जरा अंदाजा हो जाए कि पेपर किस तरह का होता है। मैं ये चाहता हूं कि आप एक नजर जो है ना, जो रिसेंट अटेम्प्ट में पेपर आया है उसको भी देख लें, ताकि पता चल जाए ये जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर किए हैं क्या वो ऐसे ही हैं।
पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, उन्होंने कहा था कॉपी करवा के शेयर कर दें आपके साथ। हाँ आपके पास पहुंच गया ना, बस इसे आपने यूं समझ लीजिए कि बस एक जो है ना सवाब की नीयत, हाँ रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत है और रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए हम पढ़ रहे हैं ना, हाँ तो सवाब की नीयत से अपने पास रख लेना है। एक क्वेश्चन भी नहीं करना, अभी आप एक क्वेश्चन भी करने के काबिल नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस चीज़ के लिए आप तैयार हो रहे हैं। वो टारगेट सामने होना, उसके मुताबिक प्रिपरेशन करना फिर आसान हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसके मार्क्स कितने हैं भाई, 100 मार्क्स हैं, हर पेपर के 100 मार्क्स होते हैं। पहली चीज सबसे अहम, मुझे बताइए इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने हैं पेपर में? 9 क्वेश्चंस हैं, और ऊपर उसने क्या बोला हुआ है, कितने क्वेश्चन करने हैं? सारे ही क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी हमने। इससे क्या समझ में आता है? नो क्वेश्चन दिया और नो ही नो अटेम्प्ट करने, इसका मतलब है सिलेक्टिव स्टडी हमने नहीं करनी। अगर आपने ये अंदाजा लगाने की कोशिश की ना, सर ये तो टॉपिक इस दफा आ गया है और इस दफा नहीं आएगा, तो बस आप फारिग हैं। ठीक है, सारा सिलेबस तैयार करना है। एग्रीड? एक टॉपिक का क्वेश्चन पिछली 2 अटेम्प्ट्स में आया है, इस अटेम्प्ट में इसको छोड़ देना, नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़? 2 दफा तीसरी दफा भी आ सकता है। और एक टॉपिक पिछली 2 अटेम्प्ट्स में नहीं आया, छोड़ दें? इसमें यह सोचना है कि 2 दफा नहीं है तो अब आ सकता है। ठीक है, हर टॉपिक हमने ऐसे तैयार करना है जैसे इसका क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आ जाता है। लेंथी क्वेश्चन ना भी है, एमसीक्यूज में 1-2 एमसीक्यू टेस्ट कर लेता है। बाकी ब्लैक पेन आपको पता ही है, ये एमसीक्यूज है, ये सेक्शन है, देखा बोला था ना सेक्शन ए। सेक्शन ए कौन सा है? गैस मैनेजरियल वाला था, फाइनेंशियल वाला था? मैनेजर। इसमें एमसीक्यूज है पहले 15 मार्क्स के एमसीक्यूज। ठीक है, हर एक नंबर का एमसीक्यूज, ये आ गया 15 मार्क्स, 15। ठीक है, ऊपर कहीं इसने नंबर लिखे होंगे। ठीक है ना, हाँ, ईच एमसीक्यू कैरीज 1 मार्क, टोटल 15 नंबर हो गए। फिर इसके बाद देखिए ये केस स्टडी, क्वेश्चन 2 मैनेजरियल, भाई केस स्टडी है ना, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्वेश्चन 3 ये भी केस स्टडी, कह रहा है कि मॉडल अप्लाई करके मुझे बताओ। क्वेश्चन 4 ये भी केस स्टडी। हाँ, परेशान नहीं होना टेबल्स वगैरह देखे, टेबल्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का तरीका है। टेबल से ये ना समझिएगा क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, नहीं, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका और कुछ नहीं। फिर क्वेश्चन 5, जरा मुझे बताइए सेक्शन ए में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, रफली सा कैलकुलेट करके देखें। लगभग 50 मार्क्स हैं, 47, लगभग 50 मार्क्स। फिर इसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन बी में देखें ये वेटेज कम ज्यादा होती जाती है, कभी 52, 53 भी हो जाता है, और सेक्शन बी जो है वो 47, 48 का होता है, लेकिन तकरीबन 50-50 रहता है। क्वेश्चन 6 न्यूमेरिकल है, देखिए कैलकुलेशन वाला, जैसे कॉस्ट में क्वेश्चन आया करता था ना, मिलता जुलता है ना, न्यूमेरिकल का। फिर इसके बाद क्वेश्चन 7 ये भी न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ना। ये कौन सा क्वेश्चन लग रहा है? बजटिंग का, शाबाश, बजटिंग का क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन लग रहा है? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का। कौन सा, इंटरेस्ट रेट वाला आपको लग रहा है, या कि आपको लग रहा है ये कमोडिटी वाला, या कि करेंसी एक्सचेंज रेट वाला? देखा, पहचान गए है ना, हालांकि अभी तो हमने पढ़ना शुरू भी नहीं। फिर इसके बाद 8 ये क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन लग रहा है? ये शेयर्स की बात कर रहा है, और शेयर की बात कर रहा है वर्किंग कैपिटल में कौन से शेयर्स होते हैं? वर्किंग कैपिटल में तो होता है इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये होते हैं। ये मुझे अभी हमें पता नहीं है, लेकिन लग रहा है। अच्छा, नीचे उसने ऑप्शन भी दिए हैं कि एक ऑप्शन है ये वाली ऑप्शन से पैसे इकट्ठे कर लो, दूसरी ये वाली ऑप्शन से पैसे इकट्ठे कर लो। बल्कि रिक्वायरमेंट में देखे क्या कह रहा है, यूजिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पोर्शन। और क्वेश्चन 9 जो है ये उसने प्रोजेक्ट के बारे में बताया है कि एक प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ इतनी है, और ये 2 प्रपोजल हैं,
दोनों की कैलकुलेशन करके आपने बताना होगा, ठीक है, प्रोबेबली कौन सा बेहतर है, या हो सकता है एक ही प्रोजेक्ट हो उसमें उसको इनकॉर्पोरेट करना हो, बहरहाल जो भी है। तो ये इवैल्यूएट बोथ प्रपोजल यूजिंग एनपी एंड रिकमेंड द बेस्ट प्रपोजल, देखा भाई, दोनों को इवैल्यूएट करो। तो आपको अंदाज फेमिलियरिटी थोड़ी सी हो गई कि पेपर का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। सिर्फ एक चीज इसमें आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं, क्या फाइनेंस के पोर्शन में कोई थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है? इसका जवाब है यस। ठीक है, अभी चूंकि हम एक पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, बाकी वरना हर पेपर में है। इसमें जरा गैस कीजिए, ढूंढे कौन सा वाला क्वेश्चन। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये पेपर के साथ पेपर का एक ओवरव्यू था, और चूंकि हमने सारे टॉपिक्स का ब्रीफली इंट्रोडक्शन कर लिया है, तो आपको अंदाजा हो गया पेपर में भी इसी के ऊपर क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल नहीं है, लेकिन पहचान लेंगे किसी ना किसी हद तक, लेकिन अभी आपको पेपर देखने की मजीद जरूरत नहीं है। तो ये हो गया पेपर का इंट्रोडक्शन, पेपर का स्ट्रक्चर। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको पता है जो सारे टीचर हर दफा आपके साथ शेयर करते हैं और कम ही स्टूडेंट उसके ऊपर अमल करते हैं। रेगुलर एंड फिजिकल स्टूडेंट के लिए कुछ सजेशंस हैं, एडवाइसेस हैं। कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या, रेगुलर हो, छुट्टी नहीं करनी, पंक्चुअल टाइम पे आना है। ठीक है, सीए में आपको पता है हर एक आम जो क्वालिफिकेशन होती है ना, ग्रेजुएशन फॉर एग्जांपल या इवन मास्टर्स, उसमें जो हफ्ते में सिखाया जाता है, सीए में हमारे पास दिन कम होते हैं, सिलेबस ज्यादा होता है, एक दिन में वो चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, ये जो आपका कुछ बैचमेट ऐसे होंगे, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो एमबीए कर रहे होंगे, आप सीए कर रहे होंगे, बाद में रफली 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 बोल रहा हूँ, रफली केस टू केस वेरी करता है, रफली आपकी सैलरी एमबीए की सैलरी से हो सकता है 10 गुना ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन वो 10 गुना ज्यादा किस वजह से होगी? क्योंकि आप उनसे 10 गुना ज्यादा मेहनत की होती है, और वो कैसे की होती है, ये रोज की मेहनत यही है। ठीक है, खुद कंपेयर कर ले, हमारा जो एवरेज सीए का स्टूडेंट होता है, एवरेज यानी जिसने उधर उधर टाइम भी जाया करना है, वो भी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है उसके स्टूडेंट से 10 गुना ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। ये मेरा रफ असेसमेंट है। अटेम्प्ट वीकली टेस्ट, वीकली टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करने, और ना सिर्फ ये कि वीकली, बल्कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल कुछ चीजें ऐड करवाई हैं। ठीक है, खास तौर पे इस सब्जेक्ट एमएफए के लिए, वो मैं आपके साथ कल से शेयर करना शुरू कर दूंगा। उसमें एक चीज है कि जो कुछ आप पढ़ेंगे डेली बेसिस के ऊपर, उसकी असेसमेंट होगी ऑनलाइन, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। फाइनेंस का पोर्शन है, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। इवन आई कैप का जो स्टडी टेक्स्ट है, उसमें क्वेश्चंस है इतने ज्यादा। देखें, अगर सारे क्वेश्चन कर लें, समझ लें, तो पास होने के लिए काफी है, लेकिन जितना गुड़ उतना मीठा, तो हमने जरा गुड़ ज्यादा डालना है इस दफा, खासतौर पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि क्या तरीकाकार होगा 1-2 दिन के बाद, 1 बाय 1। तो वीकली टेस्ट तो आपने जरूर देने हैं, डेली भी कुछ हमारी एक्टिविटीज होंगी, होम असाइनमेंट होगी, वो भी जरूर करनी है। ठीक है, और सेल्फ मोबाइल फोन क्लास के दौरान में इस्तेमाल नहीं करने हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मोबाइल फोन जो है ना, ये हमारी जिंदगियों में मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस है, इसको निकाल दें तो बेहतर है, निकाल दें तो बेहतर है। ठीक है, फिर इसके बाद इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए क्या कि भैया मोबाइल पे लेक्चर ना लीजिए। हालांकि मोबाइल पे चल जाते हैं लेक्चर, लेकिन मोबाइल पे नहीं, बल्कि बड़ी स्क्रीन पे। ठीक है, बड़ी फीस दी है तो स्क्रीन भी बड़ी होनी चाहिए, ताकि ज्यादा समझ आए, और ये सच में ज्यादा समझ आती है बड़ी स्क्रीन पे। ठीक है, घर के टीवी पे मूवी कभी देखियो, कभी सिनेमा में जाके मूवी देखियो, फर्क होता है कि नहीं होता, ये चीज। ठीक है, इस वजह से मोबाइल पे जो लेक्चर देखेंगे और जो लैपटॉप पे लेक्चर देखेंगे, कंप्यूटर पे, उसमें भी फर्क होता है। वो जितना ज्यादा वो हमारा विजिबल जो आंख फोकस कर रही होती है ना, चीजों को देख रही होती है, उतना ज्यादा हमारे दिमाग में बैठता है। हर रोज एक लेक्चर लेना है, रेगुलर स्पीड के ऊपर, स्पीड नहीं बढ़ानी। स्पीड बढ़ाने के चक्कर में चीजें समझ नहीं आती। फ्लेक्सिबिलिटी में डेली स्टडी करना होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने एक लेक्चर कम से कम लाजमी डेली लेना है, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ने भी मोबाइल फोन से दूर ही रहना है। अच्छा, ये अहम चीज, रिकमेंडेड कैलकुलेटर आपके लिए। ज्यादातर स्टूडेंट जो कैलकुलेटर यूज करते हैं, वो मैंने स्टूडेंट से पूछा, तो उन्होंने बोला कि सर ये हम FX991 ES+ ये कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड भी यही करता हूँ
होगा क्या, मैं डिफरेंट कैलकुलेशंस आपको समझाऊंगा कि ये कैलकुलेशन का एनपीवी कैलकुलेट करना भूल गए होंगे आप। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है? शाबाश, अगर नहीं आती तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अब डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक कैलकुलेटर के मुताबिक बताऊंगा कि इसका ये बटन दबाएं, फिर ये दबाएं, फिर ये दबाएं, ये सिखाऊंगा कैलकुलेटर। लेकिन कौन से कैलकुलेटर को बेंचमार्क बना के क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इस वक्त FX991ES प्लस ये वाला कैलकुलेटर, जरा हाथ उठाइए, देखिए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट। और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास इसके अलावा कोई और कैलकुलेटर है? कोई भी नहीं है, दो तीन स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए हम इसी कैलकुलेटर को मैं रिकमेंड करता हूं और इसी के मुताबिक हम कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टडी, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 आईकैप का स्टडी टेक्स्ट यूज कर ले, नंबर 1 हमारे नोट्स यूज कर ले, ठीक है। और दोनों भी कर सकते हैं, मैं रिकमेंड ये करता हूं। दोनों कैसे करना है ये सुन लें। इसमें जो मैनेजेरियल वाला पोर्शन है ना, उसमें आपने याद करना है, वो आपने याद जो भी मटेरियल करना होगा वो हमारे वाले नोट से करना होगा। आईकैप की बुक को सिर्फ एक दफा रीडिंग करने के लिए यूज करना है, याद नहीं करना। या ये आईकैप की बुक आपके पास होनी चाहिए सिर्फ इस मकसद के लिए कि मैं एक दफा पढ़ के देखूं सर ने सारा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, कोई कंसेप्ट रह तो नहीं गया। आईकैप की बुक किस लिए रखनी है? सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या चैप्टर के सारे कंसेप्ट हो गए हैं, कोई चीज रह तो नहीं गई, वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। वरना क्वेश्चन वगैरह आपके सारे वो हमने अपने नोट्स में इंक्लूड कर दी, आईकैप के भी सारी कर दी। प्रायर लर्निंग प्री रेक्विजिट आपको बता दिया, सीएमए पास करना जरूरी है एमएफए का पेपर देने के लिए। अब ये प्रायर लर्निंग, इसकी तरफ अभी आते हैं। लेक्चर प्लान आपको बता दूं पहले। लेक्चर प्लान टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दिया, मस्ट हैव रिसोर्स, ये लाजमी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये कैसे करेंगे ये मैं आपको 1-2 दिन में आपके साथ शेयर करूंगा। ये इसको हम सेटअप कर रहे हैं आपके लिए। डेली बेसिस पे आऊंगा आपको, ये छोटी सी पर्ची मिली होगी, हाँ जी बिल्कुल, जिसके ऊपर लिखा हुआ है लेक्चर नंबर क्या है आज का, आज हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। जो पढ़ना है वो हमारी बुक में या आईकैप की बुक में किस किस जगह पे मौजूद है। और सबसे अहम चीज, ये सारा लेक्चर लेने के बाद आपने कौन सी होम असाइनमेंट करनी है ये लिखा होगा। क्योंकि ज़बानी कलामी बोले ना होम असाइनमेंट, तो टीचर कोई और क्वेश्चन बता रहा होता है, स्टूडेंट कोई और करके आ जाते हैं, वो मुकर जाते हैं कि सर आपने तो असाइनमेंट दी नहीं। तो उसके लिए आपको ये लिख के दे दिया गया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि असाइनमेंट क्या करने हैं। कोर्स कवरेज लगभग 100 के करीब लेक्चर्स होंगे, 2-4 कम ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर, डिपेंड करता है आप किस स्पीड के साथ चलते हैं। तकरीबन रफली 100 के करीब लेक्चर्स होंगे और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट है 25 जनवरी। इसमें 2-4 दिन कम भी हो सकते हैं, 2-4 दिन ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 31 जनवरी से आगे नहीं जाएंगे, 30 जनवरी से आगे हाँ नहीं जाएंगे। फरवरी में वैसे दिन कम होते हैं, कोशिश करेंगे 29, 28, 29 तक, बड़ी भी लेट होना हो, क्योंकि अगर मुझे अंदाजा हुआ कि कोई डिले हो रहा है, ठीक है, फरवरी में बात जा रही है, तो बजाय ये कि फरवरी में जाने के हम पहले से कोई 1-2 एक्स्ट्रा क्लासेस कर लेंगे ताकि फरवरी में हरगिज ना जाए, वो आपके रिवीजन का मंथ है, ठीक है। लेकिन उम्मीद है इसकी नौबत आएगी नहीं। अच्छा अब सुन लें, प्रीवियस कंसेप्ट्स टू बी टॉट अगेन इन दिस सब्जेक्ट। एमएफए का पेपर देने से पहले कॉस्ट पास होना जरूरी है। एमएफए के पेपर में 50% वेटेज होगी आपकी न्यूमेरिकल फाइनेंस की, यानी न्यूमेरिकल टॉपिक्स की, और वो टॉपिक्स जो हैं उनमें जो बेसिक कैलकुलेशन यूज होती हैं, यानी इन शॉर्ट सुन लें, फाइनेंस के पोर्शन में जितनी भी बेसिक कैलकुलेशन है वो सारी आप सीख चुके हैं। मैंने सिर्फ उनका इस्तेमाल डिफरेंट टॉपिक्स में कैसे है ये आपको बताना है। फिर से सुन लीजिए, फाइनेंस के पोर्शन में जितनी भी कैलकुलेशन यूज होती है तकरीबन सब आप सीख चुके हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ उनको यूटिलाइज करवाना है, इस्तेमाल करवाना है आपको। तो क्या मैं ये अज्यूम करके चलूं कि आपको सारी कैलकुलेशंस आती हैं, सीखी हुई हैं, जैसे डिस्काउंटिंग, जैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, जैसे आईआरआर मुश्किल कैलकुलेशन, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट,
क्या आपको आता है? बिल्कुल आता हो, लेकिन मैं ये अज्यूम करके हरगिज नहीं चल सकता कि आपको आता है, क्योंकि आप भूल चुके होंगे। ऐसा ही है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन याद रखिए जो भी चैप्टर में जो स्किल, जो कैलकुलेशन यूज होनी है, पहले आपको सिखाऊंगा, फिर उसके बाद अप्लाई करवाऊंगा। हालांकि पहले आपने चीजें सीखी होंगी, लेकिन फिर भी देखें, बेहतर वो है कि जिसने, जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, अच्छा मेरा एक दोस्त है, उसके पास जब वो 20-25 साल पुराने अपनी स्टूडेंट लाइफ की बुक्स मौजूद हैं, अपनी बुक्स मौजूद है। एक दफ़ा मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, मैंने कहा इसके नोट्स वगैरह कहीं से मिल जाएंगे। ये इसमें टॉपिक हुआ करता था पहले एमएफए में, जब ये स्टार्ट में हुआ आया था ना 22 में, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का एक चैप्टर हुआ करता था। तो स्टैट अमूमी तौर पे हम वो स्टूडेंट लाइफ में पढ़ी थी, उसके बाद भूल गए। मैंने उससे कहा, वो स्टैट का बहुत एक्सपर्ट था वो, मैं स्टैट, उसने कहा स्टैट्स के नोट्स कहना मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरा रजिस्टर है जिसके ऊपर मैंने रूल्स लिखे हुए हैं। मैंने कहा वो 20 साल पुराना रजिस्टर रखा हुआ? कहता है बिल्कुल, ना सिर्फ ये बल्कि दूसरे चैप्टर्स के, दूसरे टॉपिक्स के भी रखे हुए हैं, और वो मेरे काम आ गए। तो उसी तरह आपने भी कोशिश करनी है, कोई भी किताब, कोई भी रजिस्टर होना, वो संभाल के रख ली। खास तौर पे किताब तो संभाल के जरूर रखिए, उसके ऊपर बड़ी नोटिंग करनी होती है, आपकी फर्दर स्टडी में आपके काम आती है। तो अगर आपने इससे पहले कॉस्ट पढ़ी है जो उसकी किताब संभाल के रखी हुई है, ठीक है, तो या इससे पहले पीआरसी में आपने जो किताबें इस्तेमाल की थी वो संभाल के रखी हुई हैं, अब वो आपके काम आ जाएंगी, क्योंकि उस्ताद के पढ़ाने से पहले ही जो कंसेप्ट्स यूज होने हैं टॉपिक्स में, आप आसानी से रिवाइज कर लेंगे, आ जाएंगे, चैप्टर आसानी से समझ आ जाएगा। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने जो कैफ की प्रीवियस सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं वो संभाल के रखी हुई हैं, जरा मैं देखूं, शाबाश। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीआरसी की बुक्स भी संभाल के रखे, बेहतरीन बेहतरीन, शाबाश, ऐसे ही। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स बताता हूं, आपने मुझे बताना है कि ये पहले वाकई आप पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं। ठीक है, समझाने का मकसद ये नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ाना, आप खुद पढ़ के आएगा, नहीं। समझ, ये कंसेप्ट बताने का मकसद ये है कि इन कंसेप्ट्स को नोट कर लें और घर जाके इनको हल्की आंच पे खुद से रिवाइज करना शुरू कर दें, ताकि जब मैं आपको ये पढ़ाना शुरू करूं आप मेंटली कंफर्टेबल हो इन कंसेप्ट के साथ। ठीक है जी, तो अब मैं आपको बताने लगा वो कंसेप्ट जो हमारे कैफ 6 एमएफए के सिलेबस में मौजूद हैं, लेकिन आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, ताकि आप अभी से उसकी हल्की फुल्की रिवीजन करना शुरू कर दें, जब वो चैप्टर आए कंफर्टेबल हो। क्लास में भी मैं करवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन पहले से किया होगा आसानी होगी। पहली चीज, PRC2 क्वांटिटेटिव मेथड, क्या इसमें मार्कअप ऑन कॉस्ट और मार्कअप ऑन सेल प्राइस, जिसे आप मार्कअप और मार्जिन के लफ्ज से बोला करते थे, ये कैलकुलेशन सीखी हुई है आपने क्यों में? शाबाश, नोट कर लीजिए, ये काम आने वाली है, इधर इस्तेमाल होने वाली है। फिर क्या डिस्काउंटिंग करना सीखा हुआ है? 5 साल बाद एक अमाउंट है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सीखी है? एनविटी की भी सीखी है नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। और अगर इररेगुलर कैश फ्लोज हो, डिफरेंट अमाउंट्स हो, उनकी भी प्रेजेंट वैल्यू है। फर्क क्या है दोनों में? एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू एक ही झटके में एक ही फार्मूले से हो जाती है, और अगर इररेगुलर कैश, डिफरेंट कैश फ्लोज हो, हर एक को अलग अलग डिस्काउंट। शाबाश शाबाश। ये और आईआरआर कैलकुलेट करना तो नहीं आता होगा, ये तो भूल गए होंगे आप। आईआरआर भी एनपीवी ही है, एनपीवी का 1 साल बड़ा भाई है आईआरआर, एक कैलकुलेशन ज्यादा है। एक दफा एनपीवी हायर रेट पे कैलकुलेट करते हैं, एक दफा लोअर रेट पे, फार्मूला लगाते हैं, आईआरआर सामने हाजिर हो। तो आईआरआर क्लियर हो गया आपको? ये कैलकुलेशन सिग्निफिकेंटली यूज होंगे, खास तौर पे नेट प्रेजेंट, ये जो हम आगे कल से टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू सिग्निफिकेंटली यूज हो। फिर इसके बाद PRC3 इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पढ़ा कोई? वो क्या था? लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, दोबारा आ जाएंगे। अब जरा मुझे बताइए,
ये वाले कंसेप्ट किस वाले हिस्से में आपके ख्याल में किस वाले हिस्से में अप्लाई होंगे? फाइनेंशियल में ये चीज, और ये किधर होंगे? मैनेजरियल में। इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखा है आपने? वर्किंग कैपिटल की टर्म सीखी है? वर्किंग कैपिटल में क्या क्या शामिल होता है ये सीखा है आपने? एक चीज तो नहीं सीखी होगी, वो मुझे, डेटर्स टर्नओवर रेशो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। FAR1 में ये ले 70% टॉपिक निमट गया, 70% टॉपिक निमट गया, अगर वाकई आपको ये अभी भी याद है। वर्किंग कैपिटल, अच्छा ये मेरा ख्याल था पता होगा आपको, ये तो पक्के होते हैं हमारे स्टूडेंट के इनकम स्टेटमेंट बैलेंस। वर्किंग कैपिटल पे शक था मुझे, कितने स्टूडेंट को वर्किंग कैपिटल में रेशोज कैलकुलेट करना आती है? इन्वेंट्री, डेटर्स और क्रेडिटर, ये 3 रेशो, बेहतरीन बेहतरीन। लेकिन अगेन फिर सिखाऊंगा मैं जरूर, ठीक है, टाइम तो हमने जो लगाना है सो लगाना है, लेकिन काम मेरा आसान हो गया। इनकम स्टेटमेंट, अच्छा आप बताइए जरा, वर्किंग कैपिटल रेशोज हमारे किस टॉपिक में यूज होती होंगी? गैस, फाइनेंशियल में किस वाले चैप्टर में? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। अच्छा फिर बताइए, गैस करें, इनकम स्टेटमेंट बजटिंग में। शाबाश। कैश फ्लो आपने शायद नहीं बनाना सीखी होगी, वरना वो R1 में कितनी काउंटिंग सीखते हैं आप? हमारे जमाने में इतने टॉपिक तो नहीं होते थे, हर टॉपिक आपका R1 में शामिल है। नहीं, बजटिंग में एक बजट होता है इनकम स्टेटमेंट का, प्रॉफिट लॉस बजट बोलते हैं, एक होता है कैश बजट जिसमें कैश रिसीट और कैश पेमेंट कर। आपने कैश रिसीट और कैश फ्लो भी सीखी हुई है? बेहतरीन, ये तो आपने आधा फाइनेंशियल सीखा हुआ है पहले। चलिए आगे चलते हैं और कुछ। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में PRC 5 में सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, क्या ये टॉपिक पढ़ा हुआ है आपने? पढ़ा हुआ तो बताएं, बिजनेस के लिए फाइनेंस कहां कहां से अरेंज हो सकता है? डेट, बेहतरीन, शाबाश। और इक्विटी, शाबाश। बब हो गया 80% हो गया, 80% हो गया। ये वही यहां पे यूज होगा। गैस करें किस टॉपिक में यूज होगा ये कंसेप्ट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इसको बोलते हैं। उसमें फर्क सिर्फ ये है कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, कैलकुलेशन नहीं पढ़ी होगी। यहां पे इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे और कैलकुलेशन करना भी पड़ेगा। अच्छा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ IT सिस्टम, बेसिक कंसेप्ट ऑफ IT सिस्टम पढ़ा था? बाबा शाबाश भैया, प्राइस है 50 रुपए उस स्टूडेंट को इनाम, हाथ उठाना है जो ये बताएगा कि जो आपने PRC 5 में बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ IT सिस्टम पढ़े हैं, ये हमारे कैफ 6 में किस चैप्टर में या किस टॉपिक में कंसेप्ट इस्तेमाल होगा? हाथ उठाना है। शाबाश, पेस्टल एनालिसिस में। पेस्टल एनालिसिस में ये 5-6 चैप्टर हैं आई कैप के। P फॉर पॉलिटिकल फैक्टर्स, अलग टॉपिक, अलग चैप्टर। E फॉर इकोनॉमिक फैक्टर्स, अलग। S फॉर सोशल, अलग चैप्टर। T फॉर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, अलग। ये चलते चलते जल्दी में बोला था, मेरा ख्याल था आप स्किप कर गए होंगे, लेकिन शाबाश, भाई को प्राइज देना। E फॉर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और L फॉर लीगल फैक्टर्स। शाबाश, ठीक है, तो ये वहां इस्तेमाल होगा। ये भी आपने घर जाके नोट्स पुराने निकाल के हल्का फुल्का ओवरव्यू कर लेना है। और कैफ 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट पढ़ा है आपने? क्या आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? शाबाश, यहाँ पे यूज होगा। गैस करें किस चैप्टर में, किस टॉपिक में यूज होगा? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, करेक्ट। और बजट में भी, शाबाश, क्योंकि जब बजट में वो कहेगा ना कि वेरिएबल एक्सपेंस 70 है, फिक्स कॉस्ट 30 है, और आपके यूनिट्स जो है पिछले साल के इस साल प्रोडक्शन बढ़ गई है, आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है? आपने कहना है 70 + 30, पिछले साल 100 का कॉस्ट था, प्रोडक्शन 50% बढ़ गई है, तो इसका मतलब है इस साल कॉस्ट भी 50% बढ़ जाएगी, इस साल की कॉस्ट होगी 150।
आप यही करेंगे। हाँ, इसमें कंसेप्ट क्या है? फिक्स्ड रहती है, वो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, वेरिएबल होती है। इसका आंसर क्या होगा? 70 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 प्लस 30। 70 को 1.5 105 प्लस 30 135। करेक्ट आंसर क्या होगा? 135। समझ आया ये वेरिएबल और फिक्स। ठीक है, चले ये तो आपको पता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या चीजें होती है, वो क्या कहते हैं? आप उसको कॉस्ट कार्ड बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या चीजें होती है अभी पता चल जाता है। मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, और फिर उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। फिर एड ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस लेस क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। एड ओपनिंग फिनिश गुड लेस क्लोजिंग फिनिश गुड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये याद है फॉर्मेट? ये पक्का कर लेना, ये यूज होगा। और शायद कॉस्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कंसेप्ट फाइनेंस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तो मैं 95% श्योर हूं आपका ये कंसेप्ट वीक होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट क्या होता है पता है? अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि मैंने यूएसबी खरीदनी है, साथ वाली दुकान से यूएसबी मिल रही है 1000 रुपए की, हफीज सेंटर से यूएसबी मिल रही है 600 की, कहां से खरीदूं? फाइनेंस के एक्सपर्ट बैठे हैं, बताएं। हफीज सेंटर। कितने स्टूडेंट का ख्याल है हफीज सेंटर जाके 600 की यूएसबी खरीद लूं? कितने स्टूडेंट का ख्याल है करीबी दुकान से 1000 रुपए की यूएसबी खरीदूं? करीबी, शाबाश। क्यों करीबी दुकान से? क्यों महंगी है? हाँ जी, कॉस्ट बचेगी, पेट्रोल की कॉस्ट बचेगी। पेट्रोल की कॉस्ट फिर भी थोड़ी है भाई, उतना आने जाने में 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में लेक्चर पढ़ा लूंगा। हैं? समझ गए? ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो सैक्रिफाइस होती है। क्लियर? तो ये है हमारे कंसेप्ट। आज के लेक्चर में आपने घर जाके क्या करना है? सबसे अहम ये कैलकुलेटर की सफाई सुथराई कर लेनी है आपने, और फिर इसके बाद ये टॉपिक्स जो है ना, इसके नोट्स को इकट्ठे निकाल के कॉपी करके लैदा सेट बना लें कि ये टॉपिक, और इनको वक्तन फवक्तन पढ़ते रहें। कल के लिए मेरी सजेशन है, आप और कुछ भी ना ये नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन पक्की करेंगे, और IRRB अगर कर लें, वो NPV का ही एक स्टेप आ गया है, तो क्या ही बात है। मेरे लिए 50% टॉपिक आपको सिखाना आसान हो जाएगा। कर लेंगे जी? चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? चले आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।